सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। पाकिस्तान के लिए IMF की मौशी बहरान की पेशगोई है और पाकिस्तान में रवा साल नमू मनफी 1.5% होगी IMF के मुताबिक। इसके साथ साथ आलमी वबा के नतीजे में आलमी मईशत जो है वो 2020 में 3% तक सुकड़ जाएगी। गुज़िश्ता साल 3.3% नमू के मुकाबले में मईशत 1.5% तक सुकड़ जाएगी। IMF के बकौल ही कि तमाम बड़ी मईशतें मनफी में जाएंगी सिवाय चीन और भारत का। इस पर हम तजिया लेंगे खालिद फातमी साहब का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातमी साहब, जिस तरह से IMF की एक पेशगोई है मौशी बहरान से मुताल्लिक़, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी बात, कहा यह जा रहा है कि आलमी वबा के नतीजे में आलमी मईशत जो है वो 2020 में 3% तक सुकड़ जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोरोना तो अपनी तरफ है ही है, जो मईशत की बदहाली है वो आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा इस वक्त चैलेंज है और पूरी दुनिया की जो 10-12 हज़ार साल की तारीख़ अवेलेबल है उसमें इस तरह की वबा पहले कभी नहीं आई। चेचक आया, कॉलरा आया, प्लेग आया, इन्फ्लुएंजा आई। 4 बड़ी वबाएं हैं जिन्होंने मुल्क की बाज़ मुल्क की आधी और 2/3 आबादी ख़त्म कर दी। लेकिन उन सब में बीमार और तीमारदार दोनों मौजूद होते थे। इयादत करने वाले भी मौजूद होते, ताज़ियत वाले भी मौजूद होते। बिल्कुल। अब ये दुनिया की एक निराली वबा आई है जिसमें सबसे जो बड़ा मसला आया साइकिक यानी नफ्सियाती, वो है आइसोलेशन या सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम फासला। किसी साहब ने कल भेजा मुझे सोशल मीडिया पे, मुझे अच्छा लगा। यानी सोशल डिस्टेंस को उन्होंने तंदूरी कहा है, तंदूरी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बड़ा, जिसने, बल्कि मैंने तफसीर में लिखा भाई जिसने भी किया बहुत खूबसूरत तर्जुमा है, तंदूरी। बेशक। अच्छा, तो बहरहाल अब ये जो बात ये है कि इसका यानी 2-3 असरात हैं तारीख़ के पे जो पड़ेगा आने वाले वक्त में। पहला असर तो ये है कि बीमारियों से लोग मर रहे हैं। सही। दूसरा असर है कि इससे जो लोग बचेंगे वो भी तवील अरसे तक नफ्सियाती मरीज रहेंगे, मतलब डिप्रेशन में रहेंगे। और तीसरा जो सबसे एक और ख़तरनाक अमल है वो ये कि मुआशी बदहाली में लोग भूख और फाका की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। और उसके रिएक्शन में जो नताइज बरामद होंगे वो ये कि सिविल वॉर और बदअमनी की तरफ हम चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हर अफलास का, हर भूख का, हर कहत का और बेरोज़गारी का जो अल्टीमेट हशर होता है वो होता है, ये तो आप सिविल वॉर में चले जाते हैं, अनारकी की तरफ चले जाते हैं, दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि भाई मुझे अपने आप को बचाना है, आपसे कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। यही वो लम्हा है पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, जहां ये सोचना पड़ेगा कि अभी तो जो हो रहा है, अभी आप देखिए आज की कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है कि अगर तो ये बीमारी चली भी गई तो इसके असरात 2022 तक रहेंगे। 20, 21, 22। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर ये कहीं से चली भी गई तो एक कोने से जाएगी तो दूसरे कोने में नमूदार हो जाएगी। तीसरी जो अहम चीज़ है कि ये इसके लिए जो सबसे इसके बचाव का जो सबसे अच्छा वक्त है वो है समर और ऑटम। हाँ। फिर सर्दी आ जाएगी, तो अगर उस सर्दी तक जरसूमे रह गए या ये बैक्टीरिया रह गया या ये वायरस रह गया तो उन ठंडे इलाकों में दोबारा हमलावर होगा। अब रहा पूरी दुनिया का, पाकिस्तान तो ज़ाहिर बहुत छोटा सा मुल्क है जी,
पूरी दुनिया इस वक्त ख़ास तौर पे जो बड़ी ताकतें हैं जिसे हम यूरोप और अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है जी। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि जब आप जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ रहते हैं उससे आप नीचे आने को तैयार नहीं, ठीक और है। ये वो जगह होती है जहाँ सबसे गरीब आदमी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। ठीक क्यों है रहता हामिद साहब, जिस तरह से आपने अभी पूरी एक तरह से बात की, वजाहत की कि भाई ये 2022 तक अल्लाह हाँ। ना करे वैसे तो खैर, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके जो बाद यानी- के इफेक्ट है वो यानी मतलब जो जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं। आ रही हैं जाहिर है, लेकिन आप क्या समझते हैं आगे चल के अगर इसी तरीके से रहा खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान पर जो माशी दबाव है उसमें वो क्या असर देखिए, लाएगा, कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, जी। कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें बहुत निगेटिव। पॉजिटिव ये है इस मुल्क की कि ये मुल्क दुनिया के चंद उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जहाँ गल्ले की कोई कमी नहीं होती, कमी नहीं होती, ये तो अच्छा, वही असल चीज़ है कहत इफलास और मारधाड़ की। बिल्कुल सही बात है। भूख से करता है ना आदमी। तो ये तो है प्लस पॉइंट। ठीक। एक और प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से सिर्फ खैरात पे चल रहा है, अपनी कोई इकानमी नहीं है, तो इकानमी डूबेगी भी नहीं आपकी। देखिए, बाज़ वक्त आपकी जो निगेटिव पॉइंट्स है वही पॉजिटिव बन जाते हैं। भाई देखिए, आपके सबसे बड़ी दुनिया में जो गरीब मुल्कों की जो सबसे बड़ी आमदनी वो है सयाहत से, टूरिज्म, आपके यहाँ वो है ही नहीं। दूसरी है इंडस्ट्रीज से, वो आपके यहाँ है ही नहीं। तीसरी है एक्सपोर्ट से, वो आपके यहाँ है ही नहीं है। आपके यहाँ अगर कभी गौर करें तो आपके यहाँ पिछले 30-40 साल ज़िया-उल-हक़ के बाद से पाकिस्तान कभी भी अपने पैर पे नहीं खड़ा रहा। यानी आइसक्रीम आपसे मांग लिया, चाहे किसी और से ले ली। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन हाँ। जो रही सही हमारी है नहीं, तो अब वो इसलिए भी आप नहीं, तो इसलिए आप खतरे में नहीं हैं। खतरे में होंगे मिसमैनेजमेंट से। वो इस तरह खतरे में होंगे कि जब आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और ये वबा फैलेगी, जो ज़ाहिर है हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत तो ये भी कह रही है ना कि भाई वबा पे हम पहले काबू पा लें, मईशत तो खड़ी हम कर ही लेंगे। देखिए, अब इसमें भी आप देखिए बदकिस्मती क्या है कि यानी जो वफाक है उसकी अलग कहानी है और सूबे की अलग कहानी। और उसमें अब तो यहाँ तक हो गया कि कल मैं देख रहा था, इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है लेकिन सूबे अपने तौर पे फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सूबे को फैसला। देखिए, या तो सूबा या वफाक होना ये चाहिए कि ये वो वक्त है कोरोना का जब पूरे पाकिस्तान में चारों सूबे और फेडरेशन यानी वफाक एक जुमला जो कर रही वो एक ही हो। ये आपका मुल्क कोई स्टेट्स पे बेस नहीं करता कि जी आपने कहा जी कैरोलिना का अपना लॉ है और वर्जीनिया का अपना है और सिएटल का अपना, जी नहीं, इट इज़ ए वन कंट्री। और आपके यहाँ डेमोक्रेसी भी इतनी फ्लरिश नहीं है कि आप लोगों को इतनी अकल है कि जी आपने अपने इलाके में लोग बेहतर, नहीं, आपके यहाँ है ही नहीं डेमोक्रेसी। अच्छा, वो दूर ऐसी सूरत में हर फैसला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा फैसला, कोई भी फैसला ये कायदे से, पहले हमें ये नज़र आया शुरू में कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फैसलों में बिल्कुल तजाद रहा, फिर देखा मैंने कि इस्टेब्लिशमेंट कूद पड़ी और उसने इस पर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया जिस वक्त हुकूमत जहांगीर तरीन और शुगर और आटे में उलझी हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि सिंध कुछ कह रहा, पंजाब कुछ कह रहा। तो आपके ख्याल में हमें एक पेज पे होना चाहिए, पेज नहीं, एक जुमला, वन लाइन फॉर्मूला होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर सेड एंड इट इज डन। तब तो आप समझिए मुल्क चल रहा है। ये कहना कि जी मैं अपने हिसाब से समझ रहा हूँ ये बेहतर, नहीं, मैं कभी एग्री नहीं करूँगा। ये वफाक नहीं नफाक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं समझता हूँ इस बात को कि 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में सूबों को अख्तियार है, लेकिन भाई ये आफत है, ये वो वक्त है जिसके बारे में मुशावरत से भी तो कोई फैसला लिया जा सकता है। यही मैं कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि वज़ीर आज़म चारों वज़राए आला को बुलाए, बल्कि गिलगित और बल्तिस्तान, और उनसे कहे कि देखो यार बात सीधी सी ये है कि तुम भी क्राइसिस में और हम भी क्राइसिस में, तुम्हारा बंदा मरे या मेरा बंदा, फ़र्क तो कोई नहीं है, तुम भी पाकिस्तानी है, तो हम, मेरे ख्याल में ये है, तुम्हारे ख्याल में ये, अजय तो बीच की ये रास्ता निकाल लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी बहुत मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक रुझान है हमारे यहाँ। अब रहा इकानमी की आप बात करी, जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है
उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकानमी तकरीबन कमोबेश उतने ही नीचे लेवल पे जाएगी जो 1951 में थी, यानी लियाकत के मर्डर के बाद। अच्छा, ये नहीं उनका, मैं परसों तरसों देख रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद ये खबर थी अब एक आध दिन पहले, कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी इकानमी अच्छा पूरी दुनिया 3% नीचे पे जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम बहुत से मानों में फ़ायदे में, क्योंकि मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, किसी फ़लसफ़ी ने बहुत अच्छी बात की कि हर बड़े तूफ़ान में, सुनामी में सबसे ज़्यादा महफूज घास फूस रहते हैं, दरख्त नहीं रहते। तो हम लोग घास फूस है तो इसलिए बचे रहेंगे, क्योंकि हमारा क्या, जब पानी गया हम फिर खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो वक्त है, इमरान खान की इस पॉलिसी को मैं एग्री करता हूँ, मुराद शाह के नहीं करता, कि आपके यहाँ कोरोना वो तबाही नहीं फैलाएगा जो तबाही लाकानूनियत फैला देगी। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान शेकी और वो चाहते हैं कि लोगों का रोज़गार चलता रहे। अच्छा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये जो सिंध में है, सिंध में असल में देखिए है क्या, सिंध की बदकिस्मती ये कि कराची सिंध में है भी और नहीं भी है। खाने के लिए है, देने के लिए नहीं है। सिंध कराची को देने को एक चीज़ तैयार नहीं है, लेकिन खाने के लिए हर चीज़ वो लेने के लिए तैयार है। भाई बात आप तय करें कि आप सिर्फ कराची को किल कर रहे हैं, इसमें किसी को नहीं, सिंध को थोड़ी किल कर रहे हैं। सिंध में क्या, दादू में क्या फ़र्क पड़ता है कि आप घर में बंद रहें कि जाके अपने गांव में सोते रहें, किसी लारकाना में क्या फ़र्क पड़ता है, गांव में जाके सोते रहिए आप चारपाई बिठा के। इट इज़ अ कराची विच मैटर्स। उसमें चाहे वो मुराद शाह हो, सईद गनी हो, मुर्तज़ा, सब जो हैं इस वक्त सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फ़ातिमा साहब, अगर हम आलमी बैंक की बात करें तो उसके मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से ज़ाहिर है कि रोकना ज़रूरी है, क्योंकि मौशी नुकसानात को कम करना कोई आसान चैलेंज नहीं है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो जनूबी एशिया मनफी असरात के हामिल मौशी तूफ़ान में फंस रहा है, तो इस तूफ़ान से हम किस तरीके से निकलेंगे? मैं आपको बताऊँ, बात ये थी कि जो चाइना ने किया युआन में, वो एक फार्मूला था जिस पर हम अमल कर सकते। वो फार्मूला ये था कि आप 15 दिन को लॉकडाउन करें पूरा मुल्क, उस 15 दिन में आप पिन पॉइंट करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास सेब की पेटी आई, आपने खोला, उसमें जो खराब दाने वो निकाल दिया, बाकी सेब पैक कर दिया। तो अच्छा, अब आपने क्या किया कि लॉकडाउन भी किया, लॉकडाउन नहीं भी किया। आपने अब जाके 15 दिन जब लॉकडाउन ख़त्म होने को, तो आप कह रहे हैं कि जी फला 12 यूसी सील कर दिया, 5 यूसी ये कर दी। क्यों भाई, तो 15 दिन से सो रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सारे लोग कहाँ थे? अच्छा, अब अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये अगर तो आप इसी तरह करते रहे कि न लॉकडाउन न लॉकडाउन इन दरमियान, तो आप यकीन करें अगले साल भी हम बैठे इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना पे, इससे हटेंगे नहीं। क्योंकि कोरोना का बिल्कुल जो सिस्टम चाइना ने दिया वो बड़ा खूबसूरत है कि आप अच्छा साउथ कोरिया को देख लें, कितना कंजस्टेड, बिल्कुल उन्होंने तो यानी एयर से कंट्रोल कर लिया कि बाकायदा हर आदमी जो कोरोना का है उसको पिन पॉइंट करते जाते हैं वो, और उसको हटा देते हैं, क्वारंटाइन में डाल दिया, ख़त्म हो मसला। बाकी लोग सारे काम काज कर रहे हैं। अच्छा, फैक्ट्री आपने खोला, आप फैक्ट्री में जाके सर्वे करें, आप कहें कि दरवाजे मेन डोर पे हर आदमी जो है स्प्रे करेगा, अंदर जाएगा, काम करेगा, वापस आए, ऐसा नहीं। आप ये देखें कि जो तस्वीरें आ रही, चाहे कराची की आ, इस्लामाबाद की आ रही, शॉपिंग चल रही है, सब्जियां खरीदी जा रही हैं, भैंस मंडी, बकरी मंडी, फलां मंडी में काम हो रहा, हज़ारों लोग जा रहे हैं। तो इसलिए इस पे कोई देखिए हतमी राय कायम करना नामुमकिनात में से है। इसमें फिर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या सिंध या पंजाब या 15 दिन काफ़ी नहीं है एरिया घेर के सही कर देने के लिए? तो फिर कितने दिन चाहिए आपको? मतलब क्या 1 साल चाहिए लॉकडाउन करके? आप कराची का बेड़ा गर्क करके, लोगों को कहत में मार के, लोगों को मार के, उसके बाद ये इलाका खाली करा के अपने लोग आप ला के बसाना चाहते हैं? बेवकूफ़ी की बात है, बिल्कुल यानी अहमकाना गुफ्तगू। आपने पिन पॉइंट किया, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आपने एक इलाका सील्ड किया, उस इलाके में 3 दिन के अंदर रेंजर से आप चेकिंग कराएं, लोग बीमार हैं उनको हटाएं, एरिया क्लियर कर दें, वरना आप ये प्रैक्टिस जारी रखिएगा, होना कुछ नहीं। वफाक कुछ कहेगी, सिंध कुछ कहेगी। इस वक्त हम माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से टेलीफोन लाइन पर बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिजाज शरीफ, जी किस तरह से कहेंगे आप ये जो IMF के मुताबिक जो मौशी बहरान की उन्होंने पेशगोई की है,
और कहा कि पाकिस्तान में रवा साल जो साल नमो है मनफी 1.5% होगी। और अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि तमाम बड़ी मईशतें मनफी में जाएंगी सिवाय चीन और भारत के। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम्म। तो हमारी तो मईशत फरवरी 2020 तक भी यानी कोरोना वायरस के फैलने से पहले मुश्किलात का शिकार थी, चाहे हुकूमत कुछ भी दावे करे, मगर सही। हमें नजर आ रहा था कि हमारे बेशतर माशी अशारिये सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के वो खराब थे। सही। एक तो ये बुनियादी बात है। क्योंकि आपने भारत का भी जिक्र किया है जी। तो अब मैं बताऊं कि 1980 से 2019 तक ये तकरीबन 40 साल बनते हैं। इन 40 वर्षों में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो भारत से भी कम रहा है औसतन, श्रीलंका से भी कम रहा है और बांग्लादेश से भी कम रहा है। ठीक। ये इस चीज की निशानदेही करते हैं कि हमारी जो माशी पॉलिसियां मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपनाई बशमूल मौजूदा हुकूमत के, वो पॉलिसियां नाकाम थी। उसकी वजह से मईशत पर मनफी असर पड़े और कुछ लोगों को, ताकतवर तबकों को फायदा पहुंच गया। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है। अब जहाँ तक इस सहमाई का ताल्लुक है, जी। वो अगर ये कहते हैं कि 1.3 या 1.5% मनफी होगा तो ये तो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए है जी। कि दुनिया भर में मईशत पर जो हमने सोचा था कि असर पड़ेगा उससे ज्यादा मनफी हुआ है। तो जाहिर है कि हमारे ऊपर भी मनफी आएगा। फिर हमारे FDI गिरने जा रहा है, रेमिटेंसेस गिरने जा रही है, रुपए की कदर गिरने का इम्कान है, टैक्सों की वसूली हदफ से 1500 अरब रुपया कम है, बजट खसारा आसमान पर जा रहा है, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। तो अब जो है इस सहमाई को तो छोड़ दें, लेकिन उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि 21 में 0.9% रहेगी, ये हमें इसको गलत साबित करना है और हम गलत साबित कर सकते हैं और सकते हैं कि हम ये मान लें कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया बदल रही है, बदलनी जाएगी, हमें भी बदलना होगा। हमें बिजनेस एज यूजुअल जो फ्यूडल कल्चर पर मबनी है वो कतई नहीं चलेगा। तो हमें अभी तो ये देखना है कि ये वक्त गुजार लें, ये ना फैले, लेकिन अगले माली साल की बजट की जो तैयारी है उसमें बुनियादी नौयत की तब्दीली करके हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों को गलत साबित करके अपनी मईशत को बेहतर बनाना है, ये करना होगा। तो ये तवाज़ुन हम किस तरह से कायम रख सकेंगे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो मईशत जो है वो बदहाली में पहले ही थी बकौल आपके, और अब जो रही सही मईशत है वो कोरोना जो वबा है उसकी नज़र हो गई और बेरोज़गारी और जिस तरह से आप देख रहे हैं जो भी हो रहा है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं आगे, ये कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, मैं तो ये समझूंगा कि इसके ज्यादातर जो कोरोना वायरस के असरात हैं ये जून के आखिर तक कम से कम ये बीमारी का जोर तो टूट चुका होगा। इंशाल्लाह। अब हमें तो मईशत को इस्तेमाल करने का, नए सिरे से इस्तेमाल करने का एक मौका मिला है। सही। अब वो मैं अगर ये बताऊं कि वो मौका क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जी जी। देखिए, मईशत 3 चीजों पर चलती है मुल्क की। एक तो आपकी जो बचतों की शरह है, दूसरे टैक्सों की वसूली और तीसरे मुल्क की सरमायाकारी। सही। अगर सिर्फ आप एक चीज को ले लें जो बचतों की शरह, 2002 में जब बैंक सारे बड़े प्राइवेटाइज नहीं हुए थे तो पाकिस्तान में जो मैं अपनी जिम्मेदारी से फिगर्स बता रहा हूँ जो स्टेट बैंक के हिस्से निकाली है मैंने जी। वो हमारा दाखिली बचतें डोमेस्टिक सेविंग्स 18% थी। आज वो इस्तेहसाली पॉलिसी की वजह से बैंकों के और स्टेट बैंक के वो 4.6 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि हम 5,500 अरब रुपए की बचतें हमने इस साल कम की हैं 2002 के मुकाबले में। भारत का 30% से मुकाबला नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि अगर बैंकों के तहसील निजाम को आप काबू पा लेते हैं, स्टेट बैंक को कहते हैं कि आप वो पॉलिसियां बनाएं जो वो मुल्क के मफाद में हो, तो 5,500 अरब रुपए साल तो आपकी बचतें बढ़ सकती हैं। ठीक है। दूसरा ये था कि टैक्सों की वसूली का है कि तीनों पार्टियां जिन चीजों पर मुत्तफिक रही हैं कम से कम वो तो अमल दरामद कर रहे हैं अगले बजट में, जिससे कि मैं समझता हूँ 2,500 अरब रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और हम अगर ईमानदारी से कोशिश करें, ये सोचते कि फ्यूडल कल्चर बहुत कमा लिया, बहुत लूट लिया, अब मुल्क के लिए काम करना है, तो अगले माली साल में हम दुनिया को गलत साबित करके दिखाएं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 चीजें आपको बता दी, बजटें और टैक्सेस। इसके अलावा और भी हैं, तो उसमें यही होगा कि आप माइक्रो फाइनेंस पर जाएं, बड़े बड़े कर्जों को देने को छोड़ें, लोगों को रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लिंक करें। तो कोई अगर आप 100 अरब रुपए रख देते हैं कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट को लिंक करें माइक्रो फाइनेंस से, तो 500 अरब रुपए लोगों को मिल जाएगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, किसान, लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो इस तरह से गुर्बत भी कम हो सकती है, बेरोजगारी भी कम हो सकती है और GDP भी बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाहिश फातमी अर्ज कर रहा हूँ सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ज़रा डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो इकानमी पूरी दुनिया की
ख़तरे में आ गई है, उसमें यूरोप और अमेरिका, जिनका एक ख़ास स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है और ख़ास क्रेडिट सोसाइटी है, जहां हर शख्स जेब खाली है और पे चेक पे गुजारा कर रहा है, उसका घर भी मॉर्टगेज है, उसकी गाड़ी भी मॉर्टगेज है, उसकी तालीम भी मॉर्टगेज, उन पे तो ये बात थोड़ी सी लागू आती है कि वो कैसे अपने आप को संभालेंगे। अब रहा हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, हमारे जिसमें मुल्क में आता है पाकिस्तान की पिछले 30 साल से कोई इकानमी नहीं है, बल्कि ज़िया-उल-हक़ के बाद से हमारे पास ना एक्सपोर्ट है, हमारे पास ना सयाहत है, हमारे पास ना इंडस्ट्री है, हमारा सारा काम बाहर से भीख और खैरात पे चलता रहा पिछले 30-35 साल से, कभी 9/11 के हवाले से, कभी रशियन वॉर के हवाले से। ऐसी सूरत में अच्छा खाने के यानी गल्ले के मामले में हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, पाकिस्तान में सेल्फ सफिशिएंट गेहूँ और चावल बहुत होता है। ऐसी सूरत में क्या हम अगर एक तरफ से परेशानी है तो एक तरफ से ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट नहीं है हमारे लिए कि हम घास फूस की तरह हैं जो तूफ़ान के जद से बच जाएंगे, दरख्त नहीं है जो गिर जाएंगे? ये क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बड़ी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की है। बात यह कि मगरिब का तो मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा कि उनके जो पैकेजेस आ रहे हैं उसमें आम आदमी के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं, तो वो उसको वहाँ से कवर अप करने की कोशिश करेंगे अमेरिका और यूरोप में, कि आम आदमी के लिए करें। हमारा जो पैकेज आया है पैकेज एमनेस्टी पर है और एक्सपोर्टर्स पर है, सनतकारों पर है, तो यही एक फ़र्क है। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपके बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, फ्यूडल कल्चर अब नहीं चलेगा। हमें तो जो इशारा आपने किया है वही है बुनियाद, कि जो चीज़ें हमारी मजबूत पॉइंट्स हैं और जो हमारे उसूली जो है तीनों पार्टियों के उसके अंदर है, उसकी रोशनी में अगर आप जो है वो अगला बजट बनाने की अभी से तैयारी करते हैं, तो मुझे कोई वजह नहीं लगती कि हम इसको जो है मईशत पर काबू न पा लें। उसका सबूत मैं आपको दे दूं। देखिए, अभी शरह सूद कम हुई, एक छोटी छोटी मिसालें। शरह सूद जब कम हुई तो उसमें पाकिस्तान में कोई 51,000 लोग थे जिन्होंने 7,000 अरब रुपया कर्जा लिया हुआ था, उनकी शरह मार्कअप कम हो गई। उसके बाद स्टेट बैंक ने जो अहकाम जारी किए उसके नतीजे में 2,20,00,000 आदमी जिन्होंने बैंकों में खाते रखे हुए थे, बचत खाते, और वो कोई 8,000 अरब रुपए थे, उनकी शरह मुनाफा आपने कम करके 11.25 से 9.5 कर दिया, तो उनको एक साल में 105 अरब रुपए आपने उनसे घसीट लिया। तो ये चीजें अब नहीं चलेंगी। आपको ये पॉलिसी बनानी होगी कि आपकी बचतें बढ़ें, आपकी मुल्क की सरमायाकारी बढ़े। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि रेमिटेंसेस पर, निजकारी पर, कर्जों पर, इमदाद पर भीग कर गुजारा करना नहीं चलेगा। ये तो उस हद तक, क्योंकि आपको हमें आपने बिल्कुल दूसरा इशारा भी किया कि 1980 से अगर आप देखें तो हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए। जब पहली दफे हमला हुआ था सोवियत यूनियन का, तो हम आज तक भी सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं। हम हटे हैं, अब हमको भी तरक्की पजीर मुल्क बन के अपनी पॉलिसियां, अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने की पॉलिसी अगर अपनाते हैं, तो मैं इस 3 महीने के लिए तो तैयार हूँ कि आपको आवाम को 200 अरब और भी देना पड़े, लोगों को आप दे दें और घरों में जो है उनको रोजगार घरों में बैठ के दें, माइक्रो फाइनेंस दें। लेकिन अगले साल के लिए अभी से उसूल आप बना के पार्लियामेंट से पास करा दें कि जनाब अब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, मईशत दस्तावेजी होगी, जो यूटिलिटी के रेट्स कम रखे जाएंगे, पेट्रोलियम का फायदा कमी का आवाम को पहुंचाया जाएगा, बैंकों की शोबे की इस्लाहत की जाएंगी और आम आदमी की पैदावारियत यानी उसकी स्किल को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी ताकि वो प्रोड्यूस ज्यादा करें। उसमें ज़री शोबे को खासतौर से आपको देखना होगा, जो है माइक्रो फाइनेंस को आपको देखना होगा, और मकानात बनाने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पहले 2-2 कमरे के स्कूल तो बना दें, हमारे को 23 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पहले छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ तो बना दें। जो आपको याद है जब पार्टीशन हुआ था तो छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हुआ करती थी पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज देते थे। तो अगर इन लाइन्स पर आप चलते हैं, टैक्सों में इस्लाहात, तवानाई में इस्लाहात और पैदावारियत में, तो मुझे यकीन है कि अब इस पर काबू पाएंगे, मगर ये अवामी दबाव से मुमकिन होगा, हुकूमत या पार्लियामेंट शायद ना करे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अगर मान लिया जाता है कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सारे मुल्क कोरोना से उस अंदाज से अफेक्टेड नहीं जिस अंदाज से यूरोप अमेरिका हुआ है, ये बात तय है। हमारी बचत अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसी सूरत में ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास जवानों की तादाद ज़्यादा है, बूढ़ों की कम है। हमारे पास गुंजाइश है कि जब अब मामला सही होंगे, यूरोप अमेरिका से जब ऑर्डर्स आएंगे,
हो सकता है अब उनका रुझान चीन की तरफ ना हो और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो क्या हुकूमत, आप समझते हैं, मैं तो क्या समझूंगा खाक, आप समझते हैं कि हुकूमत में इतनी दूरंदेशी है कि आने वाले 1-2 साल में जो वक्त है उसी लिहाज से जो कंज्यूमर्स को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को जो ज़रूरत है, उस लिहाज से हमारे यहाँ स्मॉल और यानी मीडियम क्लास की इंडस्ट्री लगा सकेंगे या नहीं? ये आप समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये अगर आप नहीं करेंगे तो खुदकुशी करेंगे। मैं ये तो खैर चीन वाली बात से तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम है कि अभी इतनी जल्दी हम वो नहीं कर सकते। इसलिए कि आपका पूरी स्ट्रक्चर जो चल रही है वो इसमें चल रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आवाम पे लगाएं, जीएसटी लगा दें, बिजली की तरफ बढ़ा दें, गैस की तरफ बढ़ा दें, पेट्रोल की तरफ बढ़ा दें, और जो आपका ग्रोथ रेट है, सॉरी शरह सूद है, वो ऊंची रख लें। इन हालात में अगर हम ये समझते हैं कि कोई फौरी ये तब्दीली अगले साल आ जाएगी, वो तो नहीं होगी। लेकिन चीन से हमें कम्पीट नहीं करना। हमारी तो अभी एक्सपोर्ट जो है ना, अभी तक हमारा जोर है रेमिटेंसेस के ऊपर। और अगर आपको मैं कहूँ 2011 से 2019 तक हमारे रेमिटेंसेस बढ़ी और एक्सपोर्ट गिर गया। तो इस पॉलिसी को जब आप बदलेंगे, तो इसी मैंने जब इशारा किया था टैक्स पॉलिसी का, उसका मतलब यही था कि आप आमदनी पर टैक्स लें, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें और यूटिलिटीज के दर कम करें, पेट्रोल और बिजली और गैस को मुनाफे का जरिया मत बनाइए टैक्सों का। तो फिर आपकी बरामदात में इतनी कम्पीटिव होंगी कि आपको हमारी बरामदात वेस्ट को दूसरे इलाकों में हम बढ़ा सकेंगे। उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम करना बुनियादी शर्त है। लेकिन जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिल अमल है, बशर्ते कि आप भी आवाम को ये बार बार ये बावर करा दें कि उनके दबाव के बगैर हुकूमत समझती सब कुछ है, लेकिन फैसला नहीं करने में हिचकिचाती है। इसलिए कि जो ताकतवर तबके बैठे हैं ऊपर फैसला पार्लियामेंट में, असेंबली में, कैबिनेट में, वो रुकावट बनेंगे। जैसे आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपने दे दिया, स्कूल की बातें नहीं कर रहे, तो हम फ्यूडल कल्चर से अगर फायदा पीछे छुटा लेते हैं तो जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया है वो कतई काबिल अमल है, 100% है और जरूरी है, लेकिन वो अवामी दबाव से होगी, हुकूमत खुद नहीं करेगी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आप मेरे न दो हमारे पास थ्रेट है। एक तरफ कोरोना वायरस है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोज़गारी से लाकानूनियत और अनारकी फैलने का भी अपनी जगह ख़तरा मौजूद है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, जिसके 2-4 छोटी मोटी मिसालें नज़र भी आ रही। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने ये, क्या आप समझते हैं कि काफ़ी है कि हर महल्ले में जाके राशन बांट दिया जाए? ये कोई एक आप समझते हैं कि हल है, या इसका कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए कि किस तरह, फ़र्ज़ कीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक इदारे में 20 मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहें फ़िक्स हैं, क्या हुकूमत बजाय उन इदारों के थ्रू उनको फिनांस करके उनको तनख्वाहें आधी आधी ज़्यादा दे दे ताकि उनका घर चले? अभी जो हाल हम ये देख रहे हैं, कल ही वाक़या हुआ, 2-3 जगह फायरिंग हुई है कि 2-3 रफ़ाई इदारे आ रहे हैं और वो आपस में भी लड़ रहे हैं, पुलिस भी फायरिंग कर रही है और एक ही आदमी 5-5 राशन भी छीन रहा है और सड़कों पे भी रश है। तो अच्छा, उसके बाद 8 अरब चीफ मिनिस्टर को मिला, अल्लाह जाने कितना यहाँ जाएगा, कितना घर चला जाएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह। बट कोई सिस्टम क्यों नहीं फ़िल्टर करके, शफाफ तरीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं है कि हर शख्स को घर पे पैसे मिल जाएं, बजाय ये कि सड़क पे आप राशन तकसीम करके तस्वीरें खिंचवाते रहें सारे MNA MPs और खुश हो जाया करें? देखिए, अभी 2 दिन के जो तल्ख तजर्बात हुए हैं उसकी रोशनी में तो ये वाज़ेह हो गया है कि जो आपने अभी बात की है वो 200% सही है। अब इसके 2 मरहले में मैं चाहता हूँ। पहले तो ये था कि आपने जो 144 अरब रुपए रखे हैं, अगर उसमें 200 अरब रुपए का भी मजीद इजाफा करना पड़ता है तो आप कर दें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इन लोगों को अकोमोडेट करने का है, और उसमें आप फौजी जवानों की मदद भी तो आप ले लें ना। देखिए ना, एक तो निज़ाम आप बनाइए कि आपने जैसे बताया कि उनके इदारों को फ़रोग़ मिल जाए, और भी कई तरीके हैं जो फौज पाकिस्तान के जवानों को भी आप इंडक्ट करें और रेंजर्स को भी इंडक्ट करें और शफाफ तरीके से बजट बढ़ाकर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम जून तक इन लोगों की तरफ से कोई मसला पैदा ना हो, ना उनके घर में कोई बड़ी परेशानी आए। उस दौरान में अल्लाह चाहेगा तो हम बीमारी से बड़ी हद तक कोरोना वायरस से काबू पा चुके होंगे। दूसरे मरहले में अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है बजट की, जिसकी अभी हमने बात की। तो यह है कि हुकूमत को इसमें कोई जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। आप
फौज की मदद मैं तो चाहता हूँ कि ले ली जाए बड़े पैमाने पर, और एक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि उसमें शफाफियत भी हो और जो है सहूलत भी हो, और ऐसा ना हो कि चीने झपटी में वो जो आपका था कि लोग इकट्ठे ना हो, लोग कुचले जाएं। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। दुनिया उसको जब टीवी पे दिखाएगी तो हमारी क्या इमेज जाएगी। तो इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती, मगर एक फैसला करना पड़ेगा। अजय, एक आखिरी सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि से फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास ये दोनों चैलेंजेस है, कोरोना और बेरोज़गारी। अगर हम सख्ती करते हैं तो बेरोज़गारी बढ़ती है, नरमी करते हैं तो कोरोना के बढ़ जाने। ऐसी सूरत में आपकी राय और दूसरी क्या वजह है कि हम भी महसूस कर रहे हैं और आवाम भी महसूस कर रही है कि हमारे यहाँ इस वक्त हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, और यानी सूबे में और वफाक में इख्तलाफात बहुत हैं। क्या इस नेशनल इशू को, बल्कि यूनिवर्सल इंटरनेशनल इशू को, कोरोना तो इंटरनेशनल इशू है यहाँ से लेकर अमेरिका, ऐसी सूरत में हर चीज़ बाकायदा वफाक और सूबे मिल के पहले फैसला करके फिर ऐलान करें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा इस मुल्क के लिए? या कोरोना, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुधर जाने की, सही रास्ते पे लग जाने की, आइंदा की प्लानिंग, लेकिन यही दूसरी वजह यह है कि जैसे हमने 65 वॉर से कुछ नहीं सीखा, 71 वॉर से कुछ नहीं सीखा, तो क्या कोरोना भी इसी तरह गुजर जाएगा? बदकिस्मती से ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें वज़ीर आला भी थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, प्रॉविंस ने आके बाहर एक दूसरी बात कर दी। मैं ये कहता हूँ कि इस पर मुत्तफिक क्यों नहीं हुआ जा सकता कि लॉकडाउन कितना होना चाहिए, कितना उस पर रिलैक्सेशन होनी चाहिए, कितनी नहीं, वो तमाम एक पेज पर आ जाएं और उलमा भी एक ही पेज पर आ जाएं, और उसके बाद उन पॉलिसियों का ऐलान कर दिया जाए। अब ये कहना है सिर्फ कि जनाब ये तो सूबाई मसला है, वफाक ने अब कह दिया कि ठीक है उनकी मर्जी है, जो चाहे कर लें, तो कौमी यकजहती का और कामयाबी के लिए ज़रूरी था कि वो सूबे और वफाक एक ही पेज पर आते। ये मेरे ख्याल से दोनों की नाकामी है और ये अफसोसनाक चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आज भी सबक सीख लें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातमी साहब, बात हो रही थी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। आप ज़ाहिर है कि जब ये बात करते हैं तो फिर मज़ीद कुछ रह नहीं जाता, इतनी तफसील से वो करते हैं मुफस्सल बात। तो आप इस पर 2-3 बस सेकंड है हमारे पास, इस पर आप इसको सम अप करना है। 2-3 सेकंड में न भी कुछ कहें तो मुआशी बहरान पर ही बात ये है कि मैं फिर यही कहूँगा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान के हवाले से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, मेहनत कश लोग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सिर्फ डायरेक्शंस की ज़रूरत है। इमरान खान चाहें तो कोरोना को इस वक्त बहुत पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी ख़तरे में हो, जो सबसे बड़ा ख़तरा किसी भी मुल्क में है वो है कहत का, जिसका आपके यहाँ कोई चांस नहीं। आपके यहाँ चीनी और अजनास और गेहूं और चावल वाफिर मकदार में पैदा होते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की कि नज़र ये रखी जाए कि अनदर 5 साल में जब पूरी दुनिया में चीज़ों की खपत बढ़ेगी तो आपके पास छोटी इंडस्ट्री ज़रूर हो जहाँ से आप मार्केट कैप्चर कर लें मगरिब की, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि अब उनका रुझान चाइना की तरफ उतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि बदमज़गी की वजह से कोरोना के, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इसमें चाइना का बड़ा हाथ है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस मार्केट में से अगर 10-15% भी हासिल कर लें तो हमारी इकानमी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया खालिद फातमी साहब आपका। नाजरीन आपका, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।